नहीं, जैसा कि हम पिछला क्लास में आप लोगों को हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या, बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या टॉपिक से आधारित जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे, हमने उसकी चर्चा किया था। ऑब्जेक्टिव को आप लोग बार बार सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, नोट्स पढ़िएगा तो बेहतरीन ढंग से याद हो पाएगा। अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो सब के सब बेहतरीन है। आज भी हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, आज अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये 11th में आप लोग पढ़े होंगे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे, याद होगा, 1/λ = RH 1/Ni² माइनस 1/NF²। 1/λ = RH 1/Ni² माइनस 1/NF²। आपने बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर देखा था, आपको पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाती है तो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा उत्सर्जित होती है, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा मुक्त होती है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाती है तो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा मुक्त होती है, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ये जो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा है वो अलग अलग सीरीज में होती है। ये जो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा उत्सर्जित होती है ये अलग अलग श्रेणियों में होती है। ये जो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा है ये अलग अलग श्रेणियों में उत्सर्जित होती है, ये अलग अलग श्रेणियों में होती है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि यदि Ni का मान 1 हो, यानी प्रारंभिक कक्षा 1 हो और अंतिम कक्षा 2, 3, 4 इस तरह से हो, यानी इलेक्ट्रॉन प्रारंभिक कक्षा से निकलकर, पहली कक्षा से निकलकर दूसरी, तीसरी, चौथी में जाए। यदि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से निकलकर दूसरी, तीसरी, चौथी में जाए तो जो श्रेणी उत्सर्जित होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे हम लाइमन श्रेणी के नाम से जानते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से निकल करके दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा में जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है वो लाइमन श्रेणी होती है। यदि इलेक्ट्रॉन, ये लाइमन श्रेणी हुआ, यदि इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से निकल करके तीसरी, चौथी कक्षा में जाए, यदि इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से निकल करके तीसरी, चौथी कक्षा में जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है ये बामर श्रेणी है। यानी यदि इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से निकल करके तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी में जाए, इन तरह कक्षाओं में जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है वो बामर श्रेणी होती है। पहली कक्षा से निकल करके दूसरी, तीसरी, चौथी में जाए तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है, और दूसरी कक्षा से निकल करके तीसरी, चौथी, पाँचवीं में जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है वो बामर श्रेणी होती है। उसी तरह यदि तीसरी कक्षा से निकल करके चौथी, पाँचवीं कक्षा में जाए, तीसरी से निकल करके चौथी, पाँचवीं कक्षा में जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है वो पाश्चन श्रेणी होती है। तीसरी कक्षा से निकल करके चौथी, पाँचवीं, छठी इन सभी कक्षाओं में जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है वो पाश्चन श्रेणी होती है। पहली कक्षा से निकल करके दूसरी, तीसरी, चौथी में जाए तो लाइमन श्रेणी है, दूसरी कक्षा से निकल करके तीसरी, चौथी में जाए तो बामर श्रेणी है, और तीसरी से निकल करके चौथी, पाँचवीं में जाए तो पाश्चन श्रेणी है। यदि बहादुर चौथी से निकल करके पाँचवीं में जाए, पाँचवीं, छठी में जाए, चौथी से निकल करके पाँचवीं, छठी, सातवीं में जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है वो ब्रैकेट श्रेणी होती है, वो ब्रैकेट श्रेणी होती है। चौथी से निकल करके पाँचवीं, छठी में जाए तो ब्रैकेट श्रेणी होती है। इस तरह से एक और श्रेणी होता है, लेकिन वो जो है हम बात कर रहे हैं वो केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, फिजिक्स में उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देते हैं। जैसे फुंड श्रेणी, यदि पाँचवीं से निकल करके, यदि पाँचवीं से निकल करके छठी, सातवीं में जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है वो फुंड श्रेणी होती है।
फुंड श्रेणी होती है। याद करना बड़ा आसान है। यदि पहले से निकल कर दूसरी तीसरी चौथी में जाए लाइमन श्रेणी है, दूसरी से निकल करके तीसरी चौथी में जाए बामर श्रेणी है, तीसरी से निकल करके चौथी पाँचवीं में जाए पाश्चन श्रेणी है, और चौथी से निकल करके पाँचवीं छठी में जाए ब्रैकेट श्रेणी है। यदि पाँचवीं से निकल करके छठी सातवीं आठवीं में जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है वो हमारा फुंड श्रेणी होता है। पाँचवीं से निकल कर छठी सातवीं में जाए तो फुंड श्रेणी होता है। और एक और श्रेणी होता है, लेकिन जो हमेशा हर बुक में आपको नहीं मिलेगा, हम्फ्रीस श्रेणी। हम्फ्रीस श्रेणी यदि छठी से निकल करके सातवीं आठवीं में जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है वो हम्फ्रीस श्रेणी होती है। यदि पहली कक्षा से निकल करके दूसरी तीसरी में जाए तो लाइमन श्रेणी है, दूसरी से निकल करके तीसरी चौथी में जाए तो बामर श्रेणी है, तीसरी से निकल कर चौथी पाँचवीं में जाए पाश्चन श्रेणी है, चौथी से निकल करके पाँचवीं छठी में जाए ब्रैकेट श्रेणी है, पाँचवीं से निकल करके छठी सातवीं में जाए फुंड श्रेणी है, और छठी से निकल कर सातवीं आठवीं में जाए तो हम्फ्रीस श्रेणी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एक ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं उस ऑब्जेक्टिव को जरूर याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। श्रेणी याद रहे न रहे, ऑब्जेक्टिव जरूर याद रखिएगा। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में आता है। बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आता है। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में आता है। बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आता है। पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड ये तीनों अवरक्त क्षेत्र में आते हैं। फिर से एक बार, लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में आते हैं। बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आते हैं। पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड ये तीनों अवरक्त क्षेत्र में आते हैं। अवरक्त क्षेत्र में आते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आपको याद रखना है, इसको बात करें तो क्रम से याद कीजिए। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 कर दीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में आता है। बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आता है। पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड ये तीनों अवरक्त क्षेत्र में आते हैं। अब यदि हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम में कोई प्रॉब्लम हो तो आप सवाल कर सकते हैं। बोर के परमाणु मॉडल जो दिया गया है उसकी सीमा क्या है? बोर के परमाणु मॉडल के दोष क्या है? बोर ने जो परमाणु मॉडल दिया उस बोर के परमाणु मॉडल के दोष क्या है? बोर के परमाणु मॉडल की सीमा क्या है? या बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है? प्रश्न पूछ सकता है। सीमा लिखिए, कमियों को लिखिए, या माने सीमाओं को लिखिए, दोष को लिखें, बात एक ही है। बोर के परमाणु मॉडल की सीमा को लिखें, कमियों को लिखें, दोष को लिखें। तो बोर के परमाणु मॉडल की पहली कमी यह है कि यह केवल सबसे छोटे परमाणु Z = 1 के लिए ही लागू होता है। बोर का जो परमाणु मॉडल है वो केवल Z = 1 के लिए लागू होता है, सबसे छोटे परमाणु के लिए लागू होता है। बोर का परमाणु मॉडल केवल सबसे छोटे परमाणु Z = 1 के लिए लागू होता है। Z 1 से बड़ा हो तो यह लागू नहीं होता है। बोर के परमाणु मॉडल का पहला दोष यह है कि यह केवल Z = 1, Z मतलब समझते होंगे शायद परमाणु संख्या, Z = 1 के लिए लागू होता है। Z का वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगा, 2 3 4 5 रहेगा, तो उसके लिए बोर का परमाणु मॉडल लागू नहीं होगा। 2 कमी हो गया। तीसरा कमी यह है कि बोर का परमाणु मॉडल केवल वृत्ताकार कक्षा के लिए लागू होता है। बोर का परमाणु मॉडल केवल वृत्ताकार कक्षा के लिए लागू होता है। पढ़े होंगे कक्षाओं की संख्या K L M N O P यहीं तक आता है। K L M N O P 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन सवाल है कि OP के बाद क्या? K L M N O P उसके आगे क्या? Z तक। Z के आगे क्या? सोचने वाली बात है। जो हम लोग पढ़ते हैं कक्षाओं की संख्या का नामकरण जो दिया हुआ है वो K L M N O P, तो P के आगे क्यों नहीं? Q R S T U V ये सब क्यों नहीं? अब मान लीजिए है भी तो Z के आगे क्या होगा? Z के आगे क्या होगा? तो बहादुर ये इसीलिए K L M N O P तक ही नामकरण किया गया है क्योंकि यहीं तक वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं।
बोर के परमाणु मॉडल केवल वृत्ताकार कक्षा के लिए लागू होता है, जबकि सच्चाई यही है कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी होती हैं। दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी होती हैं। बोर का परमाणु मॉडल केवल वृत्ताकार कक्षा के लिए लागू होता है, लेकिन वृत्ताकार कक्षा के अलावे भी दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी होती हैं। और चौथा दोष यह है कि बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी के तीव्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी के बारे में तो जानकारी देता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी के बारे में तो जानकारी देता है, लेकिन तीव्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। बोर का जो परमाणु मॉडल है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी के बारे में तो जानकारी देता है, लेकिन उसकी तीव्रता क्या होगी, तीव्रता के बारे में जानकारी नहीं देता। याद रखिएगा, बोर का परमाणु मॉडल केवल Z=1 के लिए लागू होता है, Z ग्रेटर देन 1 के लिए लागू नहीं होता है, 2, 3, 4, 5, 6 के लिए लागू नहीं होता है। यह केवल वृत्ताकार कक्षा के लिए लागू होता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के लिए लागू नहीं होता है। यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी के तीव्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी के तीव्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। यह रहा बोर के परमाणु मॉडल के दोष, बोर के परमाणु मॉडल के दोष। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। रदरफोर्ड ने भी परमाणु मॉडल दिया, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष में पहला क्या है, उन्होंने कहा था कि चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। रदरफोर्ड ने कहा चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। याद होगा आप लोगों को, बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणा में बताए थे कि चक्कर लगाते, ये जो कक्षाएं होती हैं ये अस्थायी होती हैं। ये जो कक्षाएं होती हैं अस्थायी होती है, मतलब कक्षा का साइज बढ़ता घटता नहीं है। अर्थात चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और न ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और न ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जैसा कि आपको याद होगा। तो हम बता दें, यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता तो कक्षाएं छोटी होती चली जाती। ध्यान से समझिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता तो कक्षाएं छोटी होती चली जाती, और यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता तो कक्षाएं बड़ी होती चली जाती। बेहतर ऑब्जेक्टिव है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो कक्षाएं धीरे धीरे छोटी होती चली जाएंगी, और अंत में एक ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते समय नाभिक में गिर जाएगा। जब कक्षा ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, नाभिक में चला जाएगा, यानी नाभिक का अस्तित्व नहीं होता है। रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक का अस्तित्व संभव नहीं है। और विडंबना यह है कि रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो कक्षाएं धीरे धीरे छोटी होती चली जाती हैं, और कक्षाएं जब धीरे धीरे छोटी होती चली जाती हैं तो अंत में कक्षा खत्म हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता है, अर्थात नाभिक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक का अस्तित्व नहीं है, और सच्चाई यही है कि रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की थी। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो उत्सर्जन करता है तो कक्षाएं छोटी होती जाती हैं। यदि यही अवशोषण करता तो कक्षाएं बड़ी होती चली जाती हैं। उत्सर्जन करता है तो कक्षाएं छोटी होती चली जाती हैं, यदि अवशोषण करता तो कक्षाएं बड़ी होती चली जाती। उत्सर्जन करता है तो कक्षाएं छोटी होती चली जाती हैं, छोटी होती चली जाती हैं, धीरे धीरे कक्षाएं समाप्त हो चली जाती हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता है। अर्थात रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष यह है कि यह नाभिक के अस्तित्व के बारे में नहीं बताता है, जो कि रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की थी। इसके बाद रदरफोर्ड के अनुसार हम बात करें, रदरफोर्ड के अनुसार बात करें तो यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी के बारे में ही कोई जानकारी नहीं देता। बोर के परमाणु मॉडल में दोष क्या था कि वह स्पेक्ट्रम श्रेणी के बारे में बताता है, लेकिन तीव्रता के बारे में नहीं बताता। बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में तो बताता है, लेकिन उसकी तीव्रता के बारे में नहीं बताता। और रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी के बारे में ही कोई जानकारी नहीं देता। तीव्रता तो बात की बात है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी के बारे में ही कोई जानकारी नहीं देता। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बोर के परमाणु मॉडल का दोष यह है कि यह
बताता है कि केवल Z=1 सबसे छोटे परमाणु के लिए लागू होता है, Z greater than 1 के लिए लागू नहीं होता। यह केवल वृत्ताकार कक्षा के लिए लागू होता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के लिए लागू नहीं होता। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी के तीव्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का दोष यह है कि बताता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और यदि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा का उत्सर्जन करता तो कक्षाएं धीरे धीरे छोटी हो जाती और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता, अर्थात नाभिक के अस्तित्व संभव नहीं है। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक का अस्तित्व संभव नहीं है, जबकि रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की थी। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी के बारे में ही कोई जानकारी नहीं देता। बोर के परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी के बारे में जानकारी देता है, तीव्रता के बारे में जानकारी नहीं देता। लेकिन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल स्पेक्ट्रम श्रेणी के बारे में ही जानकारी नहीं देता। यहां तक हमारा बोर के परमाणु मॉडल का दोष, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी के बारे में हमने आपको बात बताई। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप सवाल कर सकते हैं। नाभिक, नाभिक क्या है? बहादुर, किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर स्थित होता है। किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर स्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्याओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिक परमाणु के अंदर, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर उपस्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक धनावेशित होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक धनावेशित होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो नाभिक में आपने सुना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होगा। जब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो नाभिक के द्रव्यमान के इक्वल होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो नाभिक के द्रव्यमान के इक्वल होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या का जोड़ होता है उसे आप जानते होंगे शायद द्रव्यमान संख्या कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है वो हमारा द्रव्यमान संख्या होता है। ये रहा हमारा नाभिक के बारे में। नाभिक के बारे में आप लोग जानते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नाभिक क्या है? तो किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर उपस्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्याओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्याओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। बहादुर, नाभिक का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के इक्वल होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या के इक्वल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन नाभिक के बनाने, एक और बता देते थोड़ा सा, आपने क्या देखा था कि नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी नाभिक के बनाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक वर्ड में न्यूक्लियॉन कहते हैं। एक अच्छा टॉपिक है, एक अच्छा लाइन है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के बनाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक वर्ड में न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एक वर्ड में न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन मतलब नाभिक के बनाने वाले कण, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन मतलब नाभिक के बनाने वाले कण, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन कहते हैं। इसके बाद हमारा न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन
नाभिक के बनाने वाला एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण अवयव है। न्यूट्रॉन है क्या? तो नाभिक के बनाने वाला एक महत्वपूर्ण अवयव है। एक सवाल आया है कि सर नाभिक में निसेसरी रूप से क्या होना आवश्यक है, यानी नाभिक में कौन जरूर रहेगा? तो बहादुर नाभिक में प्रोटॉन जरूर रहेगा। न्यूट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं भी रह सकता है, लेकिन प्रोटॉन अवश्य रहेगा। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। हम बताए थे कल के क्लास में कि हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। बाकी सब में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। बाकी सब में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो दोनों होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन होता है। यानी बिना प्रोटॉन वाला कोई नाभिक नहीं है, लेकिन बिना न्यूट्रॉन वाला एक वो नाभिक है, हाइड्रोजन। इसलिए प्रोटॉन होना आवश्यक है, न्यूट्रॉन नहीं भी रहेगा तो चलेगा, जैसा कि हाइड्रोजन में होता है। अच्छा सवाल है कि नाभिक में क्या होना आवश्यक है? नाभिक में कौन चीज अवश्य रहेगा? तो प्रोटॉन अवश्य रहेगा, न्यूट्रॉन नहीं भी रह सकता है, जैसा कि हाइड्रोजन परमाणु। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन नाभिक के बनाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है। न्यूट्रॉन विद्युतः उदासीन होता है। बताए थे, याद होगा, गामा, एक्सरे, न्यूट्रॉन और फोटॉन। गामा, एक्सरे, न्यूट्रॉन और फोटॉन ये चारों उदासीन होते हैं। गामा, एक्सरे, न्यूट्रॉन और फोटॉन ये चारों उदासीन होते हैं। और जब ये चारों उदासीन होते हैं मतलब ये चारों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते हैं। गामा, एक्सरे, न्यूट्रॉन और फोटॉन ये चारों विद्युतः उदासीन होते हैं। जब चारों विद्युतः उदासीन होते हैं तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते हैं। न्यूट्रॉन सबसे भारी मौलिक कण होता है। आपको पता होगा, शुरू चैप्टर में बताए थे, न्यूट्रॉन उदासीन मौलिक कण है। न्यूट्रॉन सबसे भारी मौलिक कण है। न्यूट्रॉन सबसे भारी मौलिक कण है। फिर से एक बार, न्यूट्रॉन नाभिक के बनाने वाला एक महत्वपूर्ण अवयव है। न्यूट्रॉन नाभिक के बनाने वाला एक महत्वपूर्ण अवयव है। न्यूट्रॉन विद्युतः उदासीन होता है। न्यूट्रॉन सबसे भारी मौलिक कण है। न्यूट्रॉन विद्युतः उदासीन होता है। न्यूट्रॉन नाभिक के बनाने वाला एक महत्वपूर्ण अवयव है। यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, सबसे अधिक नहीं होती है, सबसे अधिक गामा की होती है। भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा की होती है। भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा की होती है। न्यूट्रॉन की भेदन क्षमता अधिक होती है। इसकी आयनीकरण क्षमता कम होती है। न्यूट्रॉन की आयनीकरण क्षमता कम होती है, आयन बनाने की क्षमता कम होती है। इलेक्ट्रॉन के निकालने की क्षमता कम होती है। आयन बनाने की क्षमता मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता, आयन बनाने की क्षमता कम होती है। आयन बनाने की क्षमता कम होती है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन के निकालने की क्षमता, आयन बनाने की क्षमता कम होती है, तो न्यूट्रॉन की आयनीकरण क्षमता कम होती है। न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है तो अस्थायी होता है, शांत रहता है, लेकिन जब बाहर आता है तो अस्थायी हो जाता है। न्यूट्रॉन जब नाभिक के अंदर होता है तो अस्थायी होता है, लेकिन जब बाहर रहता है तो अस्थायी हो जाता है, शांत नहीं रहता है। न्यूट्रॉन की जो अर्ध आयुकाल है वो 1000 सेकेंड होता है। न्यूट्रॉन का जो अर्ध आयुकाल है 1000 सेकेंड होता है। लगभग में न्यूट्रॉन का जो अर्ध आयुकाल है वो 1000 सेकेंड होता है। न्यूट्रॉन का अर्ध आयुकाल 1000 सेकेंड, लगभग 17 मिनट, 17 छक दिलोतर से, तो लगभग 17 मिनट या कहे कि 1000 सेकेंड होता है, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन की अर्ध आयुकाल जो है वो 1000 सेकेंड होता है, लगभग 17 मिनट होता है। नाभिक के अंदर होता है तो शांत रहता है, नाभिक के बाहर रहता है तो अस्थायी होता है, अशांत रहता है। इस प्रकार हमने आपको आज की क्लास में क्या क्या बताया? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी के बारे में बताया, बोर के परमाणु मॉडल के दोष के बारे में बताया, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष के बारे में बताया, इसके बाद नाभिक के बारे में बताया, न्यूट्रॉन के बारे में बताया, नाभिक के बारे में बताया, न्यूट्रॉन के बारे में बताया। अगले क्लास में हम आपको बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब से जो भी पढ़ेंगे हम लोग
यहाँ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक अब इसके आगे चलेंगे। तो अगले क्लास में पढ़ाएंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। 11th में पढ़ना भी था, AMU, ऐसा हम आपको पढ़ाएंगे अगले क्लास में। तो आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।